कृतज्ञ हूँ मैं आप लोगों का, बहुत ज़्यादा आप लोगों की वजह से मेरी ज़िंदगी में चेंज आया। दोस्तों, मेरा नाम संदीप त्यागी, जैसे आप जान रहे हैं, और मैं बेसिकली मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरठ में उत्तर प्रदेश पुश्तैनी, अगर मैं गांव की बात करूं तो खजूरी किला परिषदगढ़ के पास मेरा गांव है खजूरी। वहां से मैं बिलोंग करता हूं। पिताजी आर्मी में सर्विस करते थे, तो गांव से शुरुआती दौर से ही पिताजी के साथ बाहर जाने का मौका मिला। पिताजी के साथ ट्रांसफ़र होता था तो जगह जगह हमारा ट्रांसफ़र के साथ में जाता था। पिताजी ने शुरुआत से ही मुझे केंद्रीय विद्यालय जैसे स्कूल्स में पढ़ाया, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे। आर्मी में होने से मुझे एक फ़ायदा रहा कि मैं जगह जगह जाता रहा, तो स्कूलिंग मेरी बड़ी बढ़िया चलती रही। और बचपन मेरा बड़ा अच्छा गुजर रहा था, कोई परेशानी नहीं, किसी भी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। लगातार जैसा चाहता था वैसा खिलाते थे, जैसा पिलाते थे, बढ़िया पहनना, बढ़िया रहना, हर चीज़ों में बढ़िया। देश के अलग अलग हिस्सों में घूमने को मिलता था। स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से होती रही, धीरे धीरे हाई स्कूल किया, इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया इलाहाबाद में। ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, और लगातार इसी तरह से मैं सफलता की तरफ बढ़ता चला जा रहा था, पढ़ाई लिखाई अपनी पूरी करता जा रहा था। छोटा भाई भी साथ में था। छोटा भाई आज वो भी बिजनेस को करता है, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि पिताजी का सपना होता था कि पिताजी चाहते थे कि भाई भी जो है, या मैं किसी अधिकारी पद पर जाऊं, कोई ऐसा मैं पढ़ाई लिखाई करके अच्छे पद पर जाऊं। और वो चाहते थे कि मैं एनडीए करूं, आर्मी में चला जाऊं, या किसी सिविल सर्विसेज में मैं अपने आप को क्वालिफाई करके वहां पहुंचाऊं। लेकिन मेरा शुरुआत से मन ये रहता था कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं कभी जॉब में जाऊं किसी भी। मैं चाहता था कि कोई ऐसा बिजनेस हो जहां से मैं लोगों के साथ मिलकर काम कर सकूं, और लोगों के साथ मिलकर लोगों का भी अच्छा हो सके और मेरा भी अच्छा हो सके। मैं हमेशा से ऐसा सोचता था। लेकिन पिताजी सोचते थे कि मैं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चला जाऊंगा तो लाइफ सिक्योर हो जाती है, वहां पर किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती, कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, महीने के आखिर में हमेशा सैलरी आती है और अच्छी सैलरी आएगी, क्योंकि इसको मैंने पढ़ाया लिखा है। मैं आर्मी में अगर सिपाही से गया, भर्ती हुआ था, और आज अगर मैं जेसीओ पे आ गया हूँ, तो लेकिन मेरा बेटा जो है वो एनडीए करके सीधे आर्मी में जाए और एक लेफ्टिनेंट के रूप में जाए। बट मैं उनकी जीवन को देखते हुए, उनकी वहाँ जो बहुत ज़्यादा मेहनत होती थी, बहुत ज़्यादा आर्मी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता था मैं औरों के लिए कुछ कर सकूं, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया। बहरहाल छोटे भाई ने वो सपना उनका पूरा किया, और आर्मी में उन्होंने वो भर्ती हो गया, वो चला गया। उसके बाद जीवन ऐसे चल रहा था, लगातार मैं भी अपने काम को करता चला जा रहा था। अभी कुछ तो काम करना पड़ेगा, तो प्राइवेट सेक्टर में मैं बाहर आ गया। तो मैं आने के बाद हमने अपना काम करना शुरू किया। तो पहले मैंने कुछ थोड़ा सा बिजनेस करना शुरू किया, छोटा छोटा बिजनेस करा करता था, लेकिन उन बिजनेसेस में मज़ा नहीं आता था बहुत ज़्यादा। तो एक मैंने जनरेटर का काम शुरुआत किया। जनरेटर के काम के साथ साथ फिर उसी समय पर हमारी शादी हो गई, और शादी के समय पर सन 2000 में मेरी शादी हुई। उस शादी के समय पर मैं जनरेटर का काम किया करता था, लेकिन मुझे लगता था कि इस काम से भी ना वो बात नहीं आने वाली है जो मैं चाहता था, जो चाहती वो नहीं आएगी। तो मुझे उसी समय पर जो काम मिला, फिर एल आई सी की एजेंसी मुझे किसी ने वहाँ पर प्रेफर करी। बोला अगर आप एल आई सी की एजेंसी ले लेंगे तो आपको एक अच्छा प्रेफर मिलेगा, यहाँ से आप खूब सारे जो आपकी पॉलिसीज़ हैं बहुत सारा वो आपको मिलेगा। और मैं एल आई सी एजेंसी के साथ साथ काम करने लगा। फिर मुझे लगा कि यार एजेंसी के अलावा भी कुछ होना चाहिए, तो मैंने यूरिका फोर्ब्स जो कंपनी है वहाँ पर मैंने अपनी पहली जॉब को अप्लाई किया, और वहाँ पर जॉब करना शुरू कर किया। जब जॉब किया उसी बीच में मेरी बिटिया, पहली जो बिटिया है वो आई। तो जॉब करते करते फिर एक कंपनी से, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस साथ में चला आ रहा था, तो बजाज अलियांस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। फिर मैं उस कंपनी में चला गया, और वहाँ रहते रहते ही मेरे को जो है जॉब करते करते एक अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और उसी समय पे मेरे पास में कार भी थी, मैंने वैगन आर कार मेरे पास मौजूद थी। परिवार अच्छा चल रहा था, एक बेटा भी आ चुका था। सब कुछ मतलब कुल मिला के सब बढ़िया 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 मुझे दिखता था। मुझे लगता था चलो बढ़िया हो गया, लाइफ सेटल है, कोई प्रॉब्लम अब किसी किस्म की है नहीं। लेकिन मैं शुरुआत से, जैसा मैं बता रहा था, कि मुझे लगता था कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, कुछ बिजनेस बड़ा करूंगा, कोई चीज़ अच्छा करूंगा, और पूरा दुनिया में नाम होगा, पूरे वर्ल्ड में भी नाम होगा एक दिन। तो इस तरीके से मेरे मन में हमेशा सपना रहता था, और मैं सोचता था कोई बिजनेस करने से ही ऐसा कुछ होगा, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन का ही नाम होता है ऐसा। तो बिजनेस के लिए मैं सोचता था। तो मुझे ना मेरे ही साथ के लोगों ने, कुछ लोगों ने कोई बिजनेस लाके बताया कि आप इसको अगर कर लेंगे तो इससे अच्छा हो जाएगा यहाँ से। और मुझे नेटवर्क में बिलीव बहुत समय से था। मुझे लगता था कि नेटवर्क के थ्रू ही बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना बिजनेस फैलाते हैं। तो मेरे पास एक व्यक्ति, मेरे साथी थे, वो लेकर के एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बता करके लेकर के आए। और उन्होंने जैसे मुझे बताया तो मुझे लगा कि शायद यही होगा बिजनेस, क्योंकि वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट की बात थी कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके काम करेंगे तो पैसा आप यहाँ लगाएंगे तो आपको रेगुलर इससे हर महीने में आपको इंटरवल पर पैसा आएगा। और उन्होंने बताया कि हर महीने 20% का आपको जो है रिटर्न्स आएगा। और पता नहीं मैं क्यों समझ नहीं पाया क्या था, और मैं उस समय पर उनकी बातों में आ गया। मैंने सोचा कि हाँ शायद सही कह रहे हैं। और मैंने वहाँ पर, उन्होंने कहा 10,000 रुपये लगा करके आप इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने 10,000 रुपये लगा दिया। ये सन 2011 की बात है। और वहाँ से मैंने पैसा लगा के स्टार्ट करना शुरू किया। तो 10,000 लगाया तो पैसा थोड़ा थोड़ा आने लगा। थोड़े दिनों बाद वो आए, उन्होंने कहा कि
इसमें तो और ज़्यादा ग्रोथ आ सकती है, अगर आप इसमें पैसा बढ़ा देंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा आएगा। तो उनकी बात समझ के उन्होंने बताया, मैंने 1 लाख रुपए लगा दिया, तो हमने भी उसके बाद 1 लाख लगा दिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला गया। उन्होंने बताया कि अगर आप किसी दूसरे का पैसा भी इसमें लगवा देंगे तो उसको भी इन्वेस्टमेंट आएगा। और वो बता रहे थे कि ये पैसा स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है, और मुझे जानकारी नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि ये सच बोल रहे हैं, सारी बातें सारी चीज़ें सच है। अक्सर आमतौर से हम देखते हैं हमारे बीच में कई बार बहुत सारे कंपनीज वाले लोग आ जाते हैं इस तरीके की चीज़ें लेकर के। वो कहते हैं कि ये मनी सर्कुलेशन टाइप के जो पैसे होते हैं वो इस तरीके से पैसा लेके आते हैं। और कई बार हमारे जैसे बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे भाई बाहर क्या होता है उसी में फंस जाते हैं, अपना जमा पूंजी लेके उसमें लगा देते हैं। और मैं भी उन्हीं में से था उन दिनों। और मैंने उस समय पैसा लगाया, मेरा पर्सनल पैसा 4,60,000 रुपये मेरे पास जो इकट्ठा हो गया था वो मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। और मुझे लगा, उन्होंने कहा किसी और का भी लगा दें, और मैं उनकी बातों में समझ में नहीं आया। और मैंने बहुत सारे लोगों का, जो मेरे पुराने जानकार थे, क्योंकि मैं खुद इंश्योरेंस सेक्टर से था, तो बहुत सारे लोग मेरे जानकार थे, परिचित के लोग थे। मैं मेरठ शहर में बहुत सारे लोगों का पैसा मैंने उनको बताया, तो उन्होंने उनको तुरंत उन्होंने कहा अच्छा सही बात कह रहे हो, ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसा आ जाएगा, चलिए लगा लेते हैं। ये पैसा धीरे धीरे बढ़कर ना दोस्त, एक पूरा बढ़ करके करीब करीब 41 लाख रुपए तक पहुंच गया। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि एकदम से मतलब भूचाल सा मेरी लाइफ में आना शुरू होता है। होता क्या है कि ये कंपनी अचानक गायब होने लगती है। वो अपना जो बिजनेस है, उन्होंने कहा कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं, कुछ ऐसा आ गया, उन्होंने पता नहीं किस तरह की बात करी। और 2011 में ही वो धीरे धीरे वो कंपनी का ऑफिस बंद। जो लोग मेरे ही दोस्त थे, जो लोग मुझे पैसा जब जो आ रहा था उनको तो अच्छा लगता था, शुरुआती 1-2 महीना पैसा आया, लेकिन उसके बाद में वो पैसा आना बंद हो गया। और लोगों ने वो जो था, उन्होंने उनको बोला कंपनी को हमने पैसा नहीं दिया, हमने तो आपको दिया। मेरे ही साथ के और भी उस समय पे जो लोग काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसी कंडीशन पे आ गए कि वो छोड़ के भाग गए और शहर छोड़ के भागना पड़ा। कई लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हुई, मेरी भी स्थिति खराब होने लगी। बहुत सारे लोगों ने मुझ पर आकर के मेरे घर में प्रेशर बनाना शुरू करा, बहुत प्रेशर बनाया। मैं परेशान हो गया, मैं सोचने लगा यार अब मैं करूं क्या। घर में मेरे पापा, मेरे मम्मी और वाइफ, बच्चे और छोटा भाई, ये सब लोग जो हैं वो जब घर में रहते थे तो मुझे बड़ा ऐसी नज़रों से मुझे लगता था कि ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। अब मुझे लग रहा है कि लोग आते थे मेरे को बैठा के गाड़ी में ले जाना, मेरे को बताना कि चलो बताओ तुम्हारा ज़मीन कहाँ है, तुम्हारी और प्रॉपर्टी कहाँ है, इसको बेच के पैसा दो, इसको बेच के पैसा दो। इस तरीके की चीज़ें लगातार मेरे सामने आने लगी और मुझे मतलब टॉर्चरिंग की सारी सीमाएं लागने लगी। और एकदम मैं इतना डिप्रेशन में पहुंच गया कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा समस्याएं उस समय अचानक आई। उस पर भी बात नहीं बनी। उसके बाद भी उन लोगों ने क्या काम करना शुरू करा, उसके बाद उन लोगों ने फिर थोड़े समय गुजरा, उन्होंने अचानक मुझ पर जो केसेस करना शुरू कर दिए, और केसेस भी ऐसे से करना शुरू कर दिए जिसका मतलब मुझसे कोई लेना देना ही नहीं था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं अपनी जॉब पर गया हुआ था, एक दिन अचानक मम्मी का फ़ोन मेरे पास आता है, बोलते बेटा तो अच्छा पुलिस आई है घर पे। और मैं एकदम हैरान हो गया कि ऐसा क्या हो गया, पुलिस को मुझे घर क्यों आना पड़ा। तो पता चला किसी ने मुझ पर मुकदमा दायर कर दिया कि इन्होंने ना हमको गोली चलाई है। मैं एकदम हैरान हो गया यार, मैंने आज तक किसी को थप्पड़ नहीं मारा और मुझे ये बोल रहे हैं कि गोली चलाई, कभी मैंने देखा भी नहीं था ऐसा कुछ भी। और अचानक मुझ पर ये प्रेशर पूरा बिल्डअप बन गया और मैं एकदम टूट गया। और वो दिन था 26 अप्रैल 2012। 26 अप्रैल 2012 के दिन मुझे आखिरी बार मेरे घर में मैं गया, और अच्छा खासा मेरा खुद का घर था, वो घर मेरा वहाँ से छूटा। मैं छोड़ के बाहर आ गया और परिवार के साथ फिर थोड़े दिनों के बाद मैं वहाँ से निकल के पूरी तरह से परिवार को भी लेके मैं वहाँ से निकल के बाहर आ गया। और अभी मैं भाग रहा हूँ, अपने बचाव के लिए भाग रहा हूँ, किसी तरह से मेरा रास्ता खुल जाए। लेकिन मेरी जॉब भी चली गई उसी पीरियड के अंदर। अभी मेरे पास कोई जॉब नहीं, कोई मेरे पास रास्ता नहीं बचा जहाँ से मैं अपना काम कर सकूँ। बिजनेस मेरा ऑलरेडी बंद, अब कुछ नहीं। बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं स्कूल में, लेकिन क्या करूँ, उनका कोई रास्ता नहीं। शहर में मैं रह नहीं पा रहा हूँ। इसी बीच में मेरे साथ में एक समस्या हो रही थी, मेरा जो बेटा है उसको पैर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। मैं उसको डॉक्टर को नहीं दिखा पा रहा हूँ, उसका ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है, वहाँ नहीं जा पाता हूँ सही से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो मुझे कहीं पुलिस वाले, कहीं ये सब लोग ढूंढ रहे हैं, जगह जगह बता रहे हैं। अब मैं करूँ क्या, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने गवर्नमेंट के हर अधिकारी, जो उच्च अधिकारी थे, वहाँ तक भी मैंने मेल भी भेजा, लोगों को मैंने बताने की कोशिश किया, लेकिन कोई उस समय सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और मैं ऐसे में छोड़ छाड़ के पूरा शहर, यहाँ से प्रयागराज की तरफ, मेरे जानकार पुराने थे, मैं वहाँ पहुँच गया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पहुँच करके मुझे एक मित्र थे पुराने, वही मिले, बल्कि बड़े भाई हैं, और उनसे मैंने अपनी बातें बताई, क्योंकि वो उस समय सरकार में मौजूद थे वहाँ। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे बातें, बहुत परेशान हूँ, मुझे सिर्फ सच्चाई, न्याय मिल जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर न्यायिक काम होगा तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पास कोई भी दिक्कत नहीं होगी फिर, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिले।
मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूँ अगर मैं गलत हूँ तो, लेकिन मैंने गलत कुछ भी नहीं किया। तो उन्होंने मेरा सपोर्ट करना शुरू किया। उन्होंने धीरे धीरे, अब मेरे पास ना पैसा है, रहने के लिए भी पैसा, उन्होंने अपने घर पर ही रखा। फिर अभी पैसा भी नहीं है, फिर मुझे, अब मैं सोच रहा हूँ मैं काम क्या करूँ। तो वहीं पर मैंने अपना पहला जो काम यहाँ से छोड़ के जॉब मैंने किया, ये कोटक महिंद्रा में प्रयागराज सिविल लाइंस में मैंने ज्वाइन किया। वहाँ रहते हुए मैं काम करने लगा, और उनके यहाँ पर ही मैं रहता था। वो वर्तमान में सरकार में मंत्री थे, तो उन्होंने वहाँ पर मुझे एक सपोर्ट भी देना शुरू किया, घर पे रोका। और मुझे उस सपोर्ट से क्या हुआ, उन्होंने, उनके साथ में रह करके सपोर्टिव काम होने लगा। और धीरे धीरे क्या हुआ, वहीं पर जहां मंत्री जी के पास में रहता था, तो वहीं पर मुझे जो मिले, वो मिले परम आदरणीय हमारे श्रद्धेय श्रीमान भानु प्रताप राय। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने मुझे शेप्स ऑफ बिजनेस के बारे में बताया। और मैं आपको बताऊं, मैं उन दोनों इतनी दिक्कतों में गुजर रहा था, इतनी परेशानियों में, और कंपनीज को लेकर के तो इतना परेशान था कि जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे एक बार को यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सर खुद, लेकिन थोड़ा यकीन का कारण इसलिए बन रहा था क्योंकि सर खुद गवर्नमेंट जॉब में थे, उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, और वो वर्तमान सरकार में जो मंत्री जिनके यहाँ मैं रहता था, वहीं पर सर की पोस्टिंग हुई हुई थी। और ये मुझे बता रहे थे, और मैं सोच रहा था यार बता तो रहे हैं, लेकिन मैं खुद अभी इतने पैसों का जो नुकसान, लोग मुझे प्रेशर, आज भी मैं परेशानी में हूँ। मेरे पास 8-8 मुकदमे दायर हो रखे थे, अलग अलग तरीके से मैं परेशानी में था। और मैं सोच रहा था भानु सर की बात मानूं कि ना मानूं। इन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बता रहे थे, कह रहे थे देखिए यहाँ तो प्रोडक्ट्स है। फिर मैं कंपेयर करके देख रहा था कि यार ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे बिजनेस कराया था वहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं था, वो तो सिर्फ पैसे का लेन देन करने की बात करते थे। उन्होंने तो सिर्फ पैसा लगवाया था, और लगाने से पैसा लेके अचानक पता चला वो तो हजारों करोड़ रुपए लेके कंपनी भाग गई थी। लेकिन यहाँ इन्होंने मुझे बताया कि कंपनी में पैसा हम देते ही नहीं है, सप्ताह भर में हमारा पैसे का जो पे आउट है वो रिलीज हो जाता है, फिर दूसरा आप जो पैसा देते हैं उसका प्रोडक्ट्स आपको आ जाता है। जब भानु सर ये सब बातें बता रहे थे तो मुझे बड़ा अच्छा सा भी लग रहा था, फिर भी मैं मन में डाउट आ रहा था बार बार। तो इसी डाउट के चक्कर में 1-1.5 महीना 2 महीना मेरा गुजर गया। फिर मैंने सोचा यार चलो कुछ नहीं, तो सामान लेने में तो कुछ जा नहीं रहा है। मैंने परिवार में चर्चा किया मैडम से अपना, मैडम बोली नहीं नहीं कोई ऐसा काम मत करिएगा, आप कंपनी अपनी में मत फंसी। फिर उन्होंने ऐसा बताया तो मैं सोचने लगा यार अब क्या करूं क्या करूं। फिर भी मैंने एक रिस्क लेते हुए मैंने कहा ठीक है सर आप बता रहे हो तो मैं लेता हूँ। और हमने अपनी मैडम के लिए ही यहाँ से साड़ी और सूट का एक पैकेज बना करके उसको लिया, और थोड़ा थोड़ा सामान जैसे था ये उसके बारे में मुझे पता चला, तो हमने कहा ये प्रोडक्ट सब बढ़िया है, इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, और ले करके इसकी शुरुआत करी। और आपको बताऊं आज उसी से मैंने देखा कि सालों से हम बाजार से सामान खरीदते थे, कहीं से कुछ पैसा नहीं मिलता था, लेकिन मैंने खुद सेफ शॉप से लोगों को देखा था जो सामान खरीदने की वजह से उनके घरों में जो गाड़ी बंगला विदेश यात्रा सब कुछ आ रहा था। और मैंने फिर सर की बात में मैंने विश्वास किया, और आज मैं भानु सर को, भानु प्रताप राय सर को मतलब नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस दिन मुझे विश्वास जगाया, मुझे एहसास कराया, मुझे ये बिजनेस प्लान दिखाया और मैं इसको मान पाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से मेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव आपकी वजह से हुआ। उस समय के लिए मैं बात करूंगा, गॉड का रूप आप ही हैं, आप ही की वजह से मेरे पूरे परिवार में आज जो खुशहाली है आप ही की वजह से। आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं बिजनेस को अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिल गई, मैं इसको लेकर चलने लगा, लेकिन साथ साथ पैरेलल में मेरे पास वो जो परेशानी आती वो एज इट इज चल रही थी, तब तक वो खत्म नहीं हुई थी। मैं परिवार में आ रहा हूँ, मैंने कहा बिजनेस को करना है, तो उन्होंने कहा कि अभी बिजनेस करने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई रास्ता ऐसा है नहीं। मैंने उनकी बात को सुना। मैं खुद मैडम को एक दिन कंपनी लेके गया, मैंने कहा आप कंपनी आ जाओ, और वहीं बल्कि रास्ते से उनको अपने आप वो कंपनी गई साथ में, उन्होंने कंपनी जाके देखा तो उनको लगा कि हाँ यहाँ से हो सकता है, तो उन्होंने कहा चलो आप करो। अभी मैं लोगों को काम बताता था लेकिन तुरंत लोग सुनते नहीं थे बात। कारण क्या होता था, वो जो मेरा पास्ट था, बैकग्राउंड जो था वो परेशान करता था। लोगों को लगता था कि ये व्यक्ति यार वही वाला है, ये फिर गलत कराएगा कुछ ना कुछ। तो जब कुछ नहीं दिख रहा तो मैं इलाहाबाद में, खैर इलाहाबाद में कुछ लोगों को मैंने प्लान दिखाया, उसमें से 1-2 लोग ज्वाइन हुए, लेकिन एक परेशानी मेरे सामने आ रही थी कि लिस्ट की बहुत कमी थी इलाहाबाद क्षेत्र में। तो सर ने बताया कि ठीक है आप एक काम करिए, आपका जहाँ क्षेत्र आप चाहें तो वहाँ चले जाइए। तो मैं गाजियाबाद एनसीआर का था, मैं मेरठ आ गया। मेरठ में आकर कुछ लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरे को सुन नहीं रहे लोग। फिर भी एक मेरे दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने बिजनेस को स्टार्टिंग करी, और 1-2 लोगों ने और शुरुआत करा। जब उन लोगों ने शुरुआत किया बिजनेस तो धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ने लगा उन लोगों का साथ। मैंने एक ही बात करा, बीच में ऐसा दौर भी आया जब मैं प्रयागराज में था, इस बिजनेस को आने से ठीक पहले की मैं बात बताऊं, एक बार तो मेरे मन में इतना इतना आक्रोश आ गया, अंदर से परेशान इतना हो गया कि मुझे लगा कि यार जीवन को ना कुछ नहीं रखा, जीवन ही खत्म करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। क्योंकि नौकरी तो मेरे मान लीजिए कोटक महिंद्रा में कर रहा था, लेकिन इतना कर्ज, इतनी सारी चीजें थी कि फ्यूचर कहीं दिख ही नहीं रहा था। एक बार ऐसा लगा कि यार तू ना कुछ नहीं रखा, दुनिया छोड़ दे। मन भी करा, फैसला लेने चल ही दिया, लेकिन मैं आपको सही बताऊं उस समय मेरे मन में जो रुकावट आई वो एक चीज आई कि मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें से एक मेरी बिटिया है, वो बिटिया डॉक्टर बनना चाहती थी। वो जब छोटी सी थी तब से वो डॉक्टर बनने की बात करती थी, और मैं सोचता था यार ये डॉक्टर,
उस दिन मेरे मन में अचानक आया कि यार तू अगर आज चला गया तो ये डॉक्टर कैसे बनेगी, ये तो डॉक्टर बनने का सवाल नहीं उठता। और इसकी दिक्कतें अभी तो हैं, अभी तो चलो हम लोग मिलकर लड़ लेंगे, लेकिन ये डॉक्टर छोड़ो, इसकी पढ़ाई भी छूट जाएगी। और मैं रुका और मैंने ऊपर वाले से वहीं पर एक प्रार्थना कही, मैं कही ईश्वर अगर कुछ भी मेरे लिए है, अच्छा कुछ भी है, वो मुझे देना, और मैं पूरी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी के साथ मेहनत करूंगा, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, बस मुझे दो कि मैं जिंदगी को बदल सकूं, कुछ ऐसा रास्ता दो। और मैं उस दिन इलाहाबाद नैनी से वहां से रिटर्न करा और वापसी आने लगा। धीरे धीरे चल के जब मैं वापस आया, उसके मुश्किल से 10-12 दिन बाद मुझे भानु सर मिले थे इस बात को बताने के लिए। और जब बिजनेस मिला मुझे, मैंने इसको सच्चाई, ईमानदारी के साथ करना शुरू किया। करता था तो पुराने वाले जो दिक्कतें थी उनकी वजह से मेरे साथ काम होता नहीं था सही से। अभी मेरे साथ काम कम हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ, लोगों के पास जाता हूँ। तो सर के पास, सर बोले सर एक ट्रेनिंग अटेंड करना है। मैंने ट्रेनिंग अटेंड करना शुरू किया। जब ट्रेनिंग पे गया तो वहां सर ने जो प्रोसेस फ्लो बताया कि कैसे इस बिजनेस को करा जा सकता है, तो मैं उसको समझने लगा। सर ने बताया सबसे पहले आप बनाइए लिस्ट, लोगों की लिस्ट बनाइए। जब लिस्ट बनेगी तो लिस्ट लोगों की बनने पे उसके बाद उनको दिखाइए प्लान, और जब प्लान दिखाएंगे, प्लान दिखाने के बाद उनके साथ कराइए उनकी फॉलोअप्स, क्योंकि प्लान दिखाने के बाद तुरंत रिजल्ट नहीं आएगा, उनके पास आप बार बार जाएंगे तो उनका रिजल्ट आने लगेगा। तो फिर फॉलोअप करिए, फॉलोअप करने के बाद फिर आप उनकी एक एफआईएम करिए, और एफआईएम करने के बाद एफआईएम में उनके बारे में बताइए कैसे आप इस बिजनेस को जो है आगे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आपका लाइफ में चेंज आ सकता है, और उनको कोर ट्रेनिंग में बैठा देंगे। और इस सर्किल को जब आप चलाएंगे लगातार तो ये बिजनेस आपका रन करने लगेगा। अभी ये काम करने के बाद मैं इस काम को करने लगा, लोगों को लिस्ट बना करके उनके साथ चलने लगा, लगातार उनको ये बातें बताता था, फिर प्लान करता था। फिर भी मेरे साथ प्लान नहीं, फिर भी मेरे पास लोग आने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो सर बोल रहे, सर श्रीमान अच्छे सर ने वहां पर मुझे एक बात बताई। एक दिन उन्होंने एक कहानी के माध्यम से मुझे समझाया। बोले सर आप, बोले एक चिड़िया थी, उसके 3 बच्चे थे। वो तीनों बच्चों को बार बार कहती थी कि प्लान वो उड़ने की, बच्चे बात कर रहे हैं कि मुझे उड़ना है। पहला बच्चा जब उड़ने के लिए चलने लगा तो चिड़िया बोली कि बेटा अभी रुक जाओ, थोड़ा सा और उड़ जाओ। बोला नहीं मम्मी मैं उड़ जाऊंगा। तो पहले बच्चे को चिड़िया ने कहा कि ठीक है तुम उड़ तो जाना, लेकिन एक काम करना, लगातार जो है पंख उड़ाते रहना, अपने पंखों को हिलाते रहना। तो पहला बच्चा जब पहाड़ी पे से नीचे उतरने लगा तो पंख हिलाता रहा, हिलाता रहा, हिलाता रहा, लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, उसको पंखों से दर्द होने लगा और उसने पंख हिलाना छोड़ दिया। उसने सोचा शायद मम्मी ने कहा था पंख नहीं हिलाना, और वो नीचे ही जमीन में आके गिर गया और वो वहीं मर गया। चिड़िया वहीं से बैठी हुई देख रही थी लगातार कि यहाँ पर ये नीचे गिर गया। चिड़िया ने दूसरे बच्चे को कहा बेटा देख लो, अभी ये तुम्हारा भाई जो है ये तो चला गया, लेकिन तुम कम से कम ऐसा मत करना, या फिर अभी मत उड़ो। उसने कहा नहीं मम्मी मैं तो ठीक रहूंगा। चिड़िया ने जब दूसरे बच्चे को कहा तो दूसरा बच्चा भी उड़ने लगा। वो भी पंख हिला रहा था, लेकिन फिर भी पंख हिलाते हिलाते उसके भी नीचे चला गया। थोड़ी देर में उसने भी सोचा कि शायद मैं पंख नहीं हिला पाऊंगा ज्यादा समय, वो भी नीचे चला गया। फिर तीसरा बच्चा था, चिड़िया 2 बच्चों की जो मर गए उसके सामने देख करके बड़ा दुखी थी। कह रही ये दोनों बच्चे मेरे मर गए, अब मैं कैसे इसको समझाऊं तीसरे को। तीसरे बच्चे को भी वही वाली बात बताई, पर एक बात बताई कि तब तक पंख हिलाते रहना, तब तक पंख हिलाते रहना जब तक तुम उड़ ना जाओ। और ये श्रीमान अच्छे सर ने मुझे कहानी सुनाई, और उन्होंने बताया कि वो चिड़िया जब तीसरा बच्चा जब उड़ने लगा तो उसने पंख हिलाना बंद ही नहीं किया और हिलाती रही। वो तब भी हिलाती रही जब दर्द हो रहा था, जब परेशानी हो रही थी, वो तब भी हिलाती रही, तब भी हिलाती रही। उसको पंख को हिलाने की वजह से वो चिड़िया अपने पंखों को उड़ना शुरू कर दिया, चिड़िया का बच्चा। और उन्होंने बताया सर इस बिजनेस में भी ना आप तब तक प्लान दिखाते रहिए, 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 जब तक आप डायमंड ना बन जाए, जब तक आप उस मुकाम तक ना पहुंच जाए। और मैंने सर की बात को समझ लिया। लोग आते थे मना करते थे, लोग प्लान दिखाया मना करते थे, फिर भी मैं सर की उस बात को हमेशा दिमाग में रखता था। प्लान दिखाता रहूंगा, प्लान दिखाता रहूंगा, प्लान दिखाता रहूंगा। लिस्ट मेरे पास कम होगी, जो मेरे साथ व्यक्ति आएगा उसकी लिस्ट चलूंगा, उस पर काम करूंगा। और लगातार इसी काम को मैं करता रहा। जो लोग मेरे साथ आए सबके साथ लगातार काम करता रहा। शुरुआत में जब ये काम कर रहा था तो शुरुआत में मेरे साथ प्लान करने पर प्लान रिजल्ट धीरे आते थे, लेकिन जैसे जैसे मैं प्लान करता चला गया लोगों की संख्या बदलती चली गई और उनको ट्रेनिंग में ले जा करके फिर मैं बैठाता रहा। ट्रेनिंग के लिए प्रयागराज जाना पड़ता था। तो सर ने कहा कि सर आप जब एनसीआर गाजियाबाद क्षेत्र में अगर स्टार्ट करके काम करें तो वहीं पर ट्रेनिंग करना शुरू करें, वहीं पर तो मैं सर को बुलवाता था, वहां से सर आकर के प्लान कर यहाँ पर ट्रेनिंग्स कराया करते थे। ट्रेनिंग कराने से धीरे धीरे लोगों में विश्वास बढ़ने लगा और धीरे धीरे लोग सीखने लगे। जब लोग सीखने लगे तो संख्या लोगों की, सीखने वाले लोगों की बढ़ने लगी। और मैं सर की इस बात से बस लगातार धीरे धीरे जब मेरा काम चलने लगा तो चलते चलते फिर आगे बढ़ रहा था। उसी बीच में सर ने एक और बताया, क्योंकि जब मैं लोगों को प्लान दिखा रहा हूं तो लोग सुन भी नहीं रहे और कुछ लोग रिएक्ट कर रहे थे। फिर बोला ऐसा कुछ होता नहीं है, इसने किया था, उसने किया था, तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मेरे सारे अपलाइन मुझे बोलते थे आप कर सकते हो, आप चैंपियन हो, बार बार यही बोलते थे।
फिर मैंने एक जगह गया, एक ट्रेनिंग में गया, तो मैं सोच रहा था ये लोग तो मना करते हैं और सर बोलते हैं कि इसी काम से होगा, लिस्ट बनाएंगे तो होगा, प्लान दिखाएंगे तो होगा। तो मैं एक ट्रेनिंग में गया और वहाँ ट्रेनिंग में जब मैं गया तो वहाँ हमने एक कहानी सुना। वो कहानी सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि ये बात भी बहुत जरूरी है, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि लोग बार बार इसी काम को कहेंगे। तो उन्होंने एक बहरे मेंढक की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक मेंढक था, वो एक रेस में भागने लगा। जैसे जैसे वो भाग रहा था तो वो 10 मेंढक भागे हैं तो एक लगातार चल रहा है और उस पेड़ की ऊंचाइयों तक वो पहुंच गया। और पहुंचने के बाद उसको नीचे बुलाया गया तो कुछ मीडिया वाले लोग आ गए। उन्होंने बोला भाई ये कैसे आप चढ़े पूरा पेड़ पे, तुम फर्स्ट आ गए, साथ के चले हुए सारे मेंढक तो रुक गए, 10 गए थे, 10 में से एक भी नहीं चढ़ा, तुम ही कैसे चढ़े, बाकी के 9 लोग तो नीचे उतर गए थे। तो वो बोल रहे हैं, उसको सुन नहीं रहा, वो चुपचाप बैठा हुआ है। फिर भी बोला, फिर डॉक्टर की टीम बुलाई गई, डॉक्टर्स की टीम ने आकर जांच किया। जांच करने के बाद पता चला कि मेंढक तो बहरा था, मेंढक को कुछ सुन ही नहीं रहा था। तो पता चला मेंढक को सुन नहीं रहा था, जबकि मेंढक के परिवार के लोग भी उसको मना कर रहे थे। बोला मत चढ़ो, मेंढक का बच्चा बोल रहा था पापा मत चढ़ो ऊपर, हाथ पैर टूट जाएंगे, गिर जाओगे, नीचे आओगे। लेकिन उसको सुनता नहीं था। पत्नी बोल रही कहां जा रहे हो, नीचे आ जाओ। लोग दोस्त बोलते थे कहां जा रहे हो, नीचे आ जाओ, टूट जाएंगे हाथ पैर। लेकिन मेंढक को कुछ भी सुनता नहीं था। और मेंढक सोचता था, जब वो बोलते थे ना वापस आ जाओ, नीचे आ जाओ, मेंढक सोचता था ये बोल रहे हैं मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ो, तुम बढ़ो आगे, तुम बढ़ो आगे। वो सोच रहा है कि मुझे इंकरेज कर रहे हैं कि तुम बढ़ो आगे। और इस तरीके से वो ऊपर तक, ऊंचाई तक पहुंच गया। और जब मैंने ये कहानी सुनी तो सर ने बताया इसी तरीके से अगर हम भी खुद को बहरा बना ले, हम भी खुद को, जो लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते हो, नहीं होगा, तुम्हारे बस का काम नहीं है, वहां अगर तुम डट गए, तुमने कहा यस आई कैन डू इट। एक है जो तो आपको कह रहा है, अपलाइन है हमारा, हमारे गुरु है, वो लगातार हमको बोल रहा है कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो फिर कैसे हम हार से, वो कह रहे हैं आप विनर हैं, यू आर विनर, यू आर विनर। तो मैं उनकी बात को सुनता था, मैं विनर, मैं विनर, मैं विनर। मैं आपको बताऊं, इसी विनर वाली चीज को सुन के लोग कहते थे ये हो नहीं सकता। लोग मुझे कहते थे तुम केस भी नहीं जीतोगे। मैं आपको रियल बताऊं, जब मेरे पे केस होते थे लोग कहते तुम केस नहीं जीत पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं आपको बताऊं, मेरी इस ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे आज आपको बताते हुए खुशी है कि जो मेरे पे इल्जाम भी लगे हुए थे, धीरे धीरे मुझे न्यायपालिका पे भी पूरा भरोसा था। मेरे सारे के सारे केसेस खुद ब खुद अपने आप न्यायपालिका ने, जजेस ने उनको धीरे धीरे सब जांच हुई, जांच में सब में निर्दोष पाता चला गया और मेरे वो सारे केस भी खत्म हो गए। और धीरे धीरे जैसे मैं फ्री हुआ और ज्यादा, फिर मैंने और अच्छे से इस बिजनेस को करना शुरू किया। आज तक किसी भी ट्रेनिंग को मैंने मिस नहीं किया, चाहे कहीं ट्रेनिंग हुई, हिंदुस्तान के किसी कोने में ट्रेनिंग हुई, मैं हमेशा गया। मेरी एक ट्रेनिंग मुझे याद है, शिमला में मैं नहीं जा पाया था, बड़ा दुखी था। सर लोगों के साथ साथ बस में बैठ के जा रहे थे दिल्ली से, तो मैं दिल्ली सर के पास बैठ करके, क्यों, नेक्स्ट डे मेरी डेट है और डेट ऐसी है, उसने कहा कि अगर वकील बोले कि अगर आज नहीं आया तो तुमको यहाँ से जेल जाना पड़ेगा। फिर मैंने कहा, सर बोले नहीं आप जाओ, आज डेट अटेंड करके आना, फिर आप जाओ। मैं बड़ा दुखी था उस दिन कि मैं उस ट्रेनिंग पे नहीं जा पाया शिमला वाली पर। और मैं कोई ट्रेनिंग मैंने इसके अलावा छोड़ी नहीं कभी भी, हमेशा मैं ट्रेनिंग पर जाता रहा। हिंदुस्तान के किसी कोने में ट्रेनिंग होगी मैं जाऊंगा और आगे भी कमिटमेंट है, जिस लेवल पे होऊंगा, जिस लेवल की ट्रेनिंग होगी हमेशा जाऊंगा ट्रेनिंग पर। और लोगों को यही बोलूंगा कि जरूर उस ट्रेनिंग पर अटेंड करो। और लोग तो कहते हैं बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हम करेंगे। हमारा अपलाइन हमको कहता है हम कर सकते हैं, जीत सकते हैं, और हम जीतेंगे, तो हम इसको जीतेंगे। इसी चीज को चलते हुए और लगातार दिशा ट्रेनिंग में बहुत सारे बदलाव हुए। शुरुआत की है पहला दिशा ट्रेनिंग का आप फोटो देख रहे हैं, जैसे जो हमारे साथी थे, मात्र 5 लोगों के साथ दिशा ट्रेनिंग पहली बार करके आया था। लेकिन एक जज्बा था, डायमंड बनना है और बनाना है, बस बनना है और कुछ साबित करना है, सब कुछ चेंज कर डालना है। ये जो हुआ है, जो ये जो मुझ पर आरोप लगे, ये भी एक मन में जुनून था कि ये सब बदलना है। ऐसा कैसे हो गया, गलत नहीं हो सकता, और अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे। ये पहली मेरी दिशा का सीन था। ऐसे करते करते धीरे धीरे लेवल्स बदलने लगे। शुरुआती पीरियड में इस तरीके से थे और सिल्वर का लेवल लिया, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, एक एक लेवल बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं लगातार। पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी, ओपल, और बेस्ट परफॉर्मर भी रहे। लगातार टारगेट्स जीतने का मौका मिला, टारगेट जीत करके विदेश यात्रा तक करने का मौका मिला। और अभी लेटेस्ट डायमंड सेलिब्रेशन, अभी महागुरु जी के आशीर्वाद से अभी परसों के दिन में ही, संडे को 16 अक्टूबर को डायमंड सेलिब्रेशन जेपी पैलेस आगरा में हुआ। और मैं बहुत धन्य हो गया महागुरु जी, आपके माध्यम से ये डायमंड सेलिब्रेशन भी हो गया। और आज डायमंड सेलिब्रेशन होना सिर्फ डायमंड नहीं है, ये बेल्ट, मुझे जो बेल्ट आप लोगों ने पहनाई है, ये बेल्ट मेरे लिए सिर्फ एक सम्मान भर है। इसको तो उठा के मैं उसी दिन साइड रख के आ गया हूं। फिर मैं अपनी टीम के साथ, अभी मेरा मिशन है, हम अपने मिशन पर बरकरार हैं। जो खुशियां जो परिवार में मेरे आई हैं, ये सारी खुशियां, जो मान सम्मान, पैसा परिवार आ रहा, ये मुझे, मेरे नेटवर्क जहां भी मेरी जरूरत है पूरे हिंदुस्तान में,
हमेशा कंटिन्यूस भागूंगा और लगातार हर व्यक्ति को जिन्होंने आया उनको डायमंड बनाने के लिए पूरा जी जान लगा करके काम करूंगा। पूरा जीवन आपके समर्पित है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं महागुरु जी कि जब दुनिया से जाऊंगा ना, तब भी मुझे सेफ सोप के झंडे में ही लपेट करके किया जाए तो ही मेरी आत्मा को पूरी तरह से होगा। और हमेशा मैं सेफ सोप के नाम पर डटा रहूंगा। जिंदगी भर का मेरा ये कमिटमेंट साथ में है। और अभी नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो मेरे जितने पर लीडर्स हैं उनके साथ मिलकर के उनकी डायमंडशिप को करा करके दिखाना है, ये मेरा मिशन है। और 2025 तक महागुरु जी 200 डायमंड्स का कमिटमेंट पूरी नेटवर्क के साथ मिलकर किया है। 200 डायमंड्स 100% कराएंगे, क्योंकि आज बिजनेस करने का असली माहौल तो अब बना है। असली तो अभी तक तो हम कर ही रहे थे, अभी तक तो हम लोग स्ट्रगल में कर रहे थे। अब हम समझ पाए हैं कि बिजनेस कैसे होगा। दिक्कतें भी खत्म है, डायमंडशिप भी, सब कुछ है। जब दिक्कतों में हम चल के यहां तक आए थे, आज दिक्कतें हर तरीके से साफ हो चुकी है आपके माध्यम से। अब इतिहास लिखने का समय आया, अब करके बड़ा करके दिखाएंगे महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे अचीवमेंट इसके साथ साथ लगातार लिए। एप्पल लैपटॉप लिया, जहां पैसों की इतनी सारी दिक्कतें थी। एप्पल लैपटॉप, एप्पल फोन, आईफोन आज की तारीख में चलाता हूं। गाड़ी खरीदी, हुंडई i20 गाड़ी मैंने परचेज किया इसके माध्यम से। बिजनेस में महीने की इनकम 2.5 लाख रुपए तक भी मैं इस बिजनेस के माध्यम से ओपन लेवल पर ही कमा चुका हूं। और लगातार इनकम्स का ग्राफ लगातार वो बढ़ोतरी की तरफ है, लगातार उसमें अब इनकम्स बहुत। इसके अलावा विदेश यात्रा भी करने का मौका मिला, फॉरेन ट्रिप्स में मैं गया, टारगेट जीते, टीम ने भी टारगेट जीते, टीम को टारगेट जिताने में काम किए और फॉरेन ट्रिप्स करके आए। फॉरेन गए तो पहली बार विदेश की धरती पर खानदान में मुझे लगता है घूमने के लिए पहली बार ही कोई व्यक्ति गया था, तो बड़ा अच्छा लगा और लगातार जा रहे हैं। और बड़ा अचीवमेंट जो मेरे लिए है, सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस बिटिया के मैं आपसे बता रहा था कि डॉक्टरी के लिए मैं परेशान था कि कैसे कराऊंगा, आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। वही बिटिया मेरी अभी गवर्नमेंट कॉलेज से अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, नीट क्वालिफाई आज से 2 साल पहले उसने किया। 2020 में जब कोरोना चल रहा था उस समय पर प्रयागराज मेडिकल कॉलेज उनको मिला और वो वहाँ बिटिया मेरी आज सेकंड ईयर की स्टूडेंट है, प्रयागराज में ही वहाँ पे पढ़ाई कर रही है इस समय पर। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा बेटा जिसका उस समय ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी और ऑपरेशन हुआ, अभी उसको 20 साल की उम्र के बाद फिर एक ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, जहाँ उसका हिप ट्रांसप्लांट कराना है, जिसमें 4-5 लाख रुपए से ऊपर का पैसा भी लगना है। आज मुझे उसकी भी टेंशन नहीं है, आज उसका वो भी मैं आराम से करा सकता हूँ। नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर में शायद होगा तो वो भी करा सकता हूँ। इसके अलावा उसकी पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बात करूँ तो बेटा मेरा युवराज जो है वो आज जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, जो कि रोहतक में, आदरणीय महागुरु जी आप ही के शहर में पढ़ता है। जीडी गोयनका रोहतक में पढ़ रहा है, बोर्डिंग में वहीं रहता है। एक क्वालिटी इसके बारे में बताऊं महागुरु जी, जब ये यहाँ पढ़ता था सीवीपीएस सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल मेरठ में, तो भी इसके अंदर एक कला थी, जो कि आर्टिस्ट था, आर्ट बहुत अच्छा करने की कोशिश करता था, पर शायद को केयरिंग वाली नहीं थी। लेकिन जब से जीडी गोयनका में गया है, अभी मैं देखता हूँ वहां से ना कोई भी स्केच बढ़िया आपका फोटो बना देगा बढ़िया करके। अभी भी आदरणीय मेरी जब डायमंडशिप थी उस दिन आदरणीय माधव महागुरु जी का बर्थडे था, तो पहले से माधव महागुरु जी का स्केच बना के साथ में फोटो बना के लेके गया था और उसको सर को उस दिन बर्थडे पे प्रेजेंट किया। तो आज आर्ट में अभी बात करता है कि पापा मैं पढ़ाई करूंगा ना तो मुझे ना जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई में एडमिशन करना है नेक्स्ट ईयर। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमारे साथ सेफ शॉप और हमारे ग्रेट मेंटर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करो। अगर तुम आर्ट में बड़ा करना चाहते हो तो आर्ट में बड़ा बढ़ो। बिटिया का मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बनो, दोनों के लिए खुली छूट है। ये मेरे सबसे बड़े अचीवमेंट्स में इनकी बात करूंगा, क्योंकि बच्चों के लिए जो अचीवमेंट है ना वो मेरे लिए सबसे बड़े। प्रॉपर्टीज, बहुत प्रॉपर्टीज कमाई जा सकती है। आज मुझे बच्चा मेरा जो बाहर पढ़ रहा है 3 लाख रुपए साल का खर्च करने में मुझे आज टेंशन नहीं होती है, क्योंकि मुझे एक दिन था मैं इस बेटे की या बिटिया दोनों की ना सिटी वोकेशनल की फीस साल भर तक नहीं जमा कर पाता था, उनको डिस्काउंट की एप्लीकेशन लगाया करता था। लेकिन आज वो दिन मेरे साथ है कि मुझे इंटरनेशनल स्कूल जीडी गोयनका जैसे स्कूल में भी 3 लाख रुपए का खर्चा करने में परेशानी साल भर की नहीं होती है। ये बिकॉज ऑफ सेफ शॉप। मैं फिर से सेफ शॉप को इसी वजह से नमन करूंगा। जिंदगियां तो बदल देती है सेफ शॉप, पूरी लाइफ को चेंज